हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के हमारे यूट्यूब वीडियो पे और हमारे चैनल एड्यू पार्क में भी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी केमिस्ट्री का एक सीरीज भी चला रहे हैं, ठीक है, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसके 2 पार्ट्स थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। और हमारा आज का जो वीडियो है वो केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर पे है, जो कि है एसिड बेस और सॉल्ट। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का अम्ल, क्षारक और लवण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड बेस और सॉल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण। तो अम्ल क्या होता है? तो देखिए, अम्ल जो होता है ना, उसका जलीय विलयन, जब हम किसी अम्ल को जल में घोलते हैं तो उसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। ये जो है इसकी साधारण परिभाषा है, ठीक है। अगर हम लोग को अम्ल को पहचानना हो तो हम लोग इसके लिए ये यूज कर सकते हैं कि अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। ऐसे तो कई सारे अम्ल जहरीले भी होते हैं, सब कुछ चखते तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, या सबका स्वाद हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है ना कि जब हम लोग किसी अम्ल को जल में घोलते हैं तो उसका स्वाद जो होता है खट्टा होता है। दूसरा हम लोग का क्या होता है ना कि जब हम उसकी अभिक्रिया किसी धातु से कराते हैं, जब किसी हम अम्ल की अभिक्रिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एसिड है HCl प्लस। अब इसकी अभिक्रिया हम जब किसी धातु से कराएंगे, मान लीजिए सोडियम से करवाते हैं, ये सोडियम क्या है? एक धातु है। तो जब ये अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया के बाद जो हम लोग को प्राप्त होगा वो होगा NaCl, ठीक है, और H2। समझ में आया? क्या होता है जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु से कराते हैं तो कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये इसका एक और एग्जांपल है। एक और मतलब साधारण परिभाषा के रूप में हम लोग इसको एक और को देख सकते हैं कि जब कोई अम्ल होता है वो किसी धातु से अभिक्रिया करता है, जहाँ के हम लोग देखो HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं हम लोग, सोडियम एक धातु हो गया। जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग ये भी ले सकते हैं। दूसरा क्या है? बेस क्या होता है? बेस क्या होता है इसकी साधारण परिभाषा भी इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि जब उसका जलीय विलयन, जब किसी का जलीय विलयन लेते हैं बेस का, किसी बेस का या किसी क्षारक का जब हम लोग जलीय विलयन लेते हैं तो उसका स्वाद जो होता है कड़वा होता है। क्या होता है? उसका स्वाद कड़वा होता है। और एक इस टाइप से भी है कि मतलब कि वो जब किसी से अभिक्रिया करेगा, जब किसी अम्ल, हम लोग जानते हैं जब किसी वो अम्ल से अभिक्रिया करता है भस्म, तो वो अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और उसमें क्या बनता है? लवण बनता है। हम लोग को पता है कि जब कोई अम्ल किसी बेस से अभिक्रिया करता है, यानी जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया, किसी क्षारक से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? लवण बनता है। हम लोग जानते हैं। ये भी है कि ये सब है साधारण परिभाषा, ये सब जो है साधारण परिभाषा है। परंतु एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है आर्हेनियस साइंटिस्ट है। उनके अनुसार जो अम्ल होता है, या ध्यान रखेंगे बच्चों कि आर्हेनियस साइंटिस्ट थे जिनके अनुसार जो अम्ल होता है, अगर हम किसी अम्ल को जल में घोलेंगे तो हम लोग को H+ डोनेट करेगा, H+ देता है। क्या देता है? H+ देता है। आप लोग परिभाषा देख सकते हैं कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, यह हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन को हम लोग H+ के रूप में दर्शाते हैं, हाइड्रोजन आयन। तो जब किसी अम्ल को हम लोग जल में घोलते हैं तो हाइड्रोजन आयन देता है, H+ देता है, ठीक है। ये हो गया अम्ल की परिभाषा। आर्हेनियस ने अम्ल की परिभाषा इस प्रकार दी कि जब किसी अम्ल को हम लोग जल में घोलेंगे तो H+ देता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि इसी टाइप से आर्हेनियस ने क्षारक की भी परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने बताया कि जब कोई बेस होता है, जब किसी बेस को हम लोग, जब किसी क्षारक को हम लोग जल में घोलते हैं तो हम लोग को OH- देता है। डिफिनेशन आपका यहाँ पे, अगर किसी को नोट करना है तो पॉज करके, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं कि जब हम लोग किसी क्षार को, बेस भस्म को जल में घोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक वो बात है कि भस्म जब तक क्षार नहीं है, जब तक उस जल में नहीं घोला जाए, अगर हम लोग भस्म को जल में घोल देंगे तो वो क्षार बन जाएगा, ठीक है। तो क्षारक जल में घुलकर OH आयन देता है। परिभाषा ये आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस का कहना था कि जब हम किसी बेस को जल में घोलते हैं तो वो
OH माइनस देता है। OH माइनस मीन्स हाइड्रोनियम हाइड्रोक्साइड आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस देता है। ठीक है, ये आर्हेनियस के अनुसार था। उसी तरह लवण क्या होता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो हम लोग का था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, तो वहां पे हम लोगों ने एक अभिक्रिया देखा था, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता था कि जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करता था तो वो एक लवण का निर्माण करता था। हम लोग को पता था, हम लोग को पता है ये बात कि जब कोई अम्ल किसी लवण से जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करता है तो क्षार का निर्माण करता है, लवण का निर्माण करता है। ठीक है, तो लवण की परिभाषा हम लोग इस प्रकार भी दे सकते हैं कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो एक लवण बनाता है, लवण का निर्माण करता है, जिससे हम लोग जो पदार्थ बनाता है उसे हम लोग लवण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो वो एक पदार्थ का निर्माण करता है जो कि लवण होता है। ठीक है, आप लोगों को डिफिनेशन अगर लिखना हो तो डिफिनेशन आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास एक अम्ल है, कौन सा ले लें, कोई भी ले सकते हैं, HNO3। HNO3 कौन सा एसिड है बच्चों, नाइट्रिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 HNO3 नाइट्रिक एसिड। उसके बाद हम लोग एक सॉल्ट लेते हैं KOH। तो जब ये अभिक्रिया करेंगे तो हम लोग को मिलेगा एक सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए सॉल्ट क्या होगा, KNO3। और एक जल बनता है, मतलब जल का निर्माण होता है। ये भी एक पॉइंट है कि जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण तो बनाता ही है लेकिन जल भी बनाता है, जल भी हम लोग को प्राप्त होता है वो उत्पाद के रूप में। तो यहाँ पर भी एक बात है। अब देखिए क्या होता है ना कि अब जब हम लोग को अम्ल या लवण या किसी भी चीज की, अम्ल क्षारक या जब किसी भी चीज की प्रबलता मतलब स्ट्रॉन्गनेस, जब हम किसी भी चीज की मतलब किसी अम्ल हो गया, हमको नापना है कि ये अम्ल कितना प्रबल है, कितना हार्ड है, कितना टफ, कितना प्रबल है ये, या प्रबलता हम लोग इसलिए नापते हैं कि उससे पता चलता है कि ये कितना जल्दी अभिक्रिया करेगा किसी। ठीक है, या कोई भी चीज है तो प्रबलता हम लोग इसलिए नापते हैं। तो जब हम लोग किसी अम्ल की प्रबलता नापते हैं तो वो प्रबलता नापने के लिए जो स्केल आता है वो होता है पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, आयन ऐसा भी होता है। ठीक है, तो पीएच स्केल के द्वारा थ्रू हम लोग नापते हैं किसी भी एसिड, बेस या किसी भी अम्ल क्षारक की प्रबलता को। ठीक है, तो पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच वैल्यू, हाँ देखिएगा आराम से, यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि पीएच वैल्यू में अंक होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस टाइप से करके होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ से मतलब 1 से लेकर 14 तक होता है स्केल में। तो 1 से लेकर जो 7 तक होता है, 7 यहाँ पे क्या होता है, 7 जो निरूपित करता है वो करता है कि 7 का जो कुछ भी या कोई अम्ल है या कोई भस्म है जिसका पीएच वैल्यू अगर 7 आ गया तो इसका मतलब है कि वो उदासीन है। जैसे पानी का पीएच वैल्यू अगर आप नापिएगा तो उसका 0 आएगा, पीएच वैल्यू 0 आएगा। तो पीएच वैल्यू 0 आएगा मतलब 7, वो उदासीन है। अगर पीएच वैल्यू किसी जल का पीएच वैल्यू 7 आता है, जल का पीएच वैल्यू 7 ही होता है, अगर 7 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि वो उदासीन है। ठीक है, वो कोई भी चीज है या कोई भी जलीय विलयन है तो वो उदासीन है। ठीक है, तो 7 से जितने भी कम होंगे, 7 से देखिए 7 से इस साइड जितने भी आएंगे, 7 से इस साइड जितने भी आएंगे वो एसिड है, एसिड होंगे। और जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे तो उनका स्ट्रेंथ, उनकी प्रबलता भी बढ़ती जाएगी। यानी अगर कोई एसिड का पीएच वैल्यू 6 है और कोई एसिड का पीएच वैल्यू 3 है तो दोनों में ज्यादा प्रबल 3 होगा। ठीक है, दोनों में ज्यादा प्रबल 3 होगा। और जैसे 7 से हम लोग इधर आएंगे राइट साइड तो उस जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, 9 10 इस टाइप से इधर आएंगे तो ये क्षार की वैल्यू बताता है, कोई भी भस्म की प्रबलता बताता है। जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे
भस्म की प्रबलता बढ़ते जाएगी। यानी अगर कोई भस्म है जिसका पीएच वैल्यू 8 है और कोई भस्म है जिसका पीएच वैल्यू 13 है, तो दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होगा वो 13 होगा। ठीक है, पीएच वैल्यू। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप देख सकते हैं कि पीएच वैल्यू 7, ठीक है, 7 से कम, यानी पीएच वैल्यू जो होता है अम्ल का वो 7 से कम होना चाहिए, लेस देन का साइन। ठीक है, पीएच वैल्यू 7 से कम होना चाहिए। यहाँ पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तब जब पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, बेस होगा, और जब पीएच वैल्यू 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्ल होगा। और सेम यहाँ पे एक चीज ये है कि यदि पीएच वैल्यू 7 आता है किसी चीज का, तो वो ना तो अम्ल होगा ना तो भस्म होगा, उसका हो जाएगा 0, वो 0 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ नोटिफिकेशन, कुछ हम लोग के पॉइंट्स हैं जिसको हमको डिस्कस करना है। अम्ल, क्षार और लवण की हो गया। अब देखिए, हर चीज का कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होता है जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि जो सूचक क्या होता है। सूचक क्या होता है, ये इंडिकेटर, सूचक होता है जो कि बताता है कि जो जलीय विलयन है, मतलब बिना स्वाद किए हुए, बिना किए हुए जलीय विलयन जो है क्या है, अम्ल है, भस्म है, क्या है, ये बताता है। देखिए यहाँ पे हम लोग का परिभाषा बहुत सुंदर दिया गया कि अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति या प्रकृति को सूचित करने वाला पदार्थ को सूचक कहते हैं। यानी वो वैसा पदार्थ जो कि किसी जलीय विलयन में हम लोग को ये बताए कि वो जलीय विलयन अम्ल का है या भस्म का है। अगर कोई जलीय विलयन अम्ल का है तो वो अम्लीय जलीय विलयन होता है, और भस्म का है तो क्षारक की। ठीक है, तो यदि कोई ऐसा पदार्थ है जो कि हम लोग को ये बता दे कि उस पदार्थ या उस जलीय विलयन वो किस चीज का, अम्ल का है या भस्म का, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग सूचक बोलते हैं। वो सूचित करता है किसी चीज को, वो बताता है कि हाँ ये जो जलीय विलयन है वो अम्ल का है और या तो भस्म का है। ठीक है, उसी तरह इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे हम लोग को पता होगा लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर भी उसी टाइप से होता है। लिटमस पेपर हो गया, लिटमस पेपर या मेथिल ऑरेंज, ये सब क्या है, सूचक। ठीक है, ये सब क्या है, सूचक है, ये सूचित करते हैं, है ना, कि ये अम्ल है, भस्म है, लवण है, क्या है। ठीक है, अगला हम लोग का है, देखिए अब ये सूचित करते थे, इसमें कुछ कारण होते हैं, इसमें कैसे सूचित होता है वो बताते हैं कि जो कि लिटमस पेपर होता है। ठीक है, जो लिटमस पेपर होता है उसको किसी अम्ल के संपर्क में अगर लाएंगे, अगर लिटमस पेपर को अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो वो लाल कर देगा, लिटमस पेपर को लाल कर देगा। ठीक है, अगर किसी अम्ल को हम लोग लिटमस पेपर के संपर्क में लाएंगे तो वो लिटमस पेपर को लाल कर देगा। ठीक है, लिटमस पेपर को लाल कर देगा, है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, पॉइंट है कि अम्ल नीले लिटमस विलयन पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, बात क्या याद रखने वाली चीज ये है कि अगर हम लोग नीला लिटमस पेपर है, उसको अगर हम लोग अम्ल के संपर्क में ला रहे हैं तो वो उसको लाल कर देगा। ठीक है, अम्ल जो होगा लाल कर देगा। ठीक है, और देखिए अगर, है ना, लाल कर दे। अब देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग के पास क्या है, क्षार। मैंने बताया था कि अम्ल जल में विलय क्षारक को क्षार करते, यानी जल में विलय भस्म को क्षार करते हैं, जल में विलय भस्म को क्षार करते हैं। यानी अगर कोई भस्म है क्षारक, उसको अगर हम जल में घोल देंगे तो वो क्षार हो जाएगा, अल्कली। ठीक है, जल में विलय क्षार को उदाहरण के लिए NOH KOH। ठीक है, NaOH KOH, ये सब कुछ जल में विलय है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्षारक जो होता है लाल लिटमस विलयन पत्र को नीला कर देता है। देखिए उल्टा है, सेम यहाँ पे उल्टा है, याद रखिएगा। अम्ल जो होता है नीला को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है। यहाँ पे तो हम लोग जब अम्ल में नीला लिटमस लेंगे तो वो लाल कर देगा, और क्षारक में लाल लिटमस लेंगे तो वो नीला कर देता है। ठीक, चलिए अब देखिए हम लोग के पास अगला पॉइंट क्या है। देखिए साधारण लवण क्या होता है, वो प्रस्वेदी पदार्थ होते हैं। तो प्रस्वेदी पदार्थ के कारण जो होता है ना,
वो हवा से नमी को सोखता है, हवा से नमी को सोखता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि अगर आप लोग चीनी को ठंडे दिनों में या फिर बरसात के मौसम में अगर आप लोग नमक को बाहर छोड़ देंगे तो उसमें धीरे धीरे पानी आ जाता है, वो फिर गीला हो जाता है ऑटोमेटिकली, हम लोग डालते भी नहीं। वो किसके कारण? क्योंकि वो हवा की जो नमी थी ना, उसमें प्रस्वेदी पदार्थ था, हवा की नमी के कारण वो उस जो नमी होता है उसको सोख लेता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, नोट करने वाली बात है कि साधारण नमक प्रस्वेदी पदार्थ की उपस्थिति के कारण, किसके कारण? प्रस्वेदी पदार्थ को हवा से नमी सोखता है तथा पसीज जाता है, पसीजना जिसको बोलते हैं, है ना, पसीज जाता है, किसके? प्रस्वेदी पदार्थ के कारण। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पे NOH उत्पन्न होता है, इसकी अभिक्रिया क्लोरो क्षार अभिक्रिया करते हैं। एकदम सही। जब हम लोग NaCl का जलीय विलयन लेंगे, यानी उसका विद्युत अपघटन करेंगे, NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करेंगे तो हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पे सिंपल है, देखिए अगर आप लोगों को जानना पहचाना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, NaCl अगर NaCl का जलीय विलयन लेंगे और उसका विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या होगा ना, NaCl देखिए क्या होता है, NaCl, ठीक है, NaCl होगा और यहाँ पे देखिए अभिक्रिया पूरा अच्छा है। उदाहरण के लिए NaCl H2H2 है, इसका जब अभिक्रिया हम लोग करेंगे तो NaOH बनेगा और Cl2 + H2 मुक्त होगा। अब हम लोग देखिए विद्युत अपघटन हम लोग को पता है होता क्या है, हम लोग को पता है क्या होता है, आयन जो होते हैं टूटते हैं फिर निकलते बनते हैं, जो कोई जो एनोड कोई आयन एनोड पर जाता है, कोई कैथोड पर जाता है, इस टाइप से होता है अभिक्रिया। तो जलीय जब हम किसी, यहाँ पे याद करने वाला पॉइंट या समझने वाला पॉइंट बस यही है कि हम लोग जब NaCl का जलीय विलयन का अपघटन कर विद्युत अपघटन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा जो इस NaOH मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो ये जो अभिक्रिया होती है इसको बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, या इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होता है कि जब हम लोग NaCl का जलीय विलयन का अपघटन कर विद्युत अपघटन करते हैं तो NaOH प्राप्त होता है। ये जो प्रक्रिया होती है क्लोर क्षार प्रक्रिया होती है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, हम लोगों ने ये देख लिया कि धातु जब कोई अम्ल से अभिक्रिया करता है, यानी जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं Zn जिंक हो गया, अभिक्रिया कर रहा है H2SO4 से, Zn H2SO4 से अभिक्रिया कर रहा है ना, जो Zn है, ठीक है, Zn है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कर रहा है, तो ZnSO4 बन रहा है। ये क्या है? क्षार है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बनता है? H2 गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। हम लोग ने, अगर पता हो तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है या जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सेम प्रक्रिया यहाँ हो रहा है, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन गैस देख सकते हैं, है ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। ठीक है, अगला अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब कोई धातु, ठीक है, यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम क्या है? धातु है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी अभिक्रिया करती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे अभिक्रिया कर रही है तो सोडियम एल्यूमिनेट बना रही है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही है। ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं कि जब कोई धातु सोडियम किसी भी क्षार से अभिक्रिया करती है तो वो भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कोई उसका जो भी होगा सोडियम एल्यूमिनियम, यहाँ पे सिंपल सी रिएक्शन ये एल्यूमिनियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर रही है, जल के अथी से जलीय विलयन में होगा तभी तो क्षार बनेगा और सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त हो रहा है। ये सॉल्ट एक टाइप से, ये भी सॉल्ट है। ठीक है, बाद में हम पढ़े, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। ठीक है, ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सोडियम एल्यूमिनेट के बारे में। अभी और देखते हैं अगला पॉइंट हम लोग के पास क्या है कि अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। धात्विक ऑक्साइड मतलब हो गया धातु का ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड मतलब धातु का ऑक्साइड, जैसे CO, कॉपर ऑक्साइड, Fe2O3, ये धातु का ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड
Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब धातु के ऑक्साइड है। तो जब कोई अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनाती है। ये याद करने वाली बात है, लवण और जल बनाती है। सेम देखिए, सेम प्रोसेस यहाँ, ये भी सॉल्ट, ये भी सॉल्ट, CuCl सॉल्ट, लवण और हाइड्रोजन जल बना रही है। ठीक, धात्विक ऑक्साइड। अच्छा, आप लोग को पता है कि किसी भी धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। अगर नहीं पता तो हम बता दें, किसी भी धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। उसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो हम लोग को पता है कि जब कोई जब कोई अम्ल लवण से अभिक्रिया करता है तो जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो हम लोग को क्या पता है कि क्यूप्रस ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। तो ये क्षार हो गया और ये अम्ल हो, तो ये क्षार और जब अम्ल अभिक्रिया करेगा तो एक लवण बनेगा और एक H2O बनता है। ठीक है, देखिए धात्विक ऑक्साइड जो होता है, धातु का जो ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। धातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, और जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, यानी अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय होंगे। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये है क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया लवण बनाता है। हम लोग को पता है ये क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है ना। CO2 क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन का अधातु है, सॉरी कार्बन अधातु और उसका ऑक्साइड है। तो कार्बन का जो अधातु कार्बन का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। और जब कोई क्षार किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। कोई दिक्कत है, लवण और जल बनता है। हम लोग को यहाँ पे याद करने वाले पॉइंट ये है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं। और हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया से पता है कि जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाता है। ठीक है, पॉइंट यही है, बस ये तुम्हें याद करना होगा। अब ये हम लोग को ये भी याद, जब ये याद हो गया तो ये भी याद होगा कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो लवण और जल बनाते हैं और अधातु के ऑक्साइड भी लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? अगर धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो लवण और जल बनेगा, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, है ना। और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के। तो जब किसी अम्ल की अभिक्रिया हम लोग क्षार से कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। अगला टॉपिक हम लोग के पास है कि धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होगा? जिसमें CO3 मौजूद है, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। और जिसमें HCO3 मौजूद होता है उसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। मतलब जहां हाइड्रोजन लग गया वो बाई हो जाता है। कार्बोनेट का मतलब CO3 अगर उपस्थित है किसी चीज में तो वो कार्बोनेट है। और जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। तो जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, तो सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होगा? कमेंट करिए। देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। और ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है। बाइक इसलिए लग गया कि यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट मतलब CO3 उपस्थित होना चाहिए, कोई भी कार्बोनेट, जैसे पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसे कई सारे तत्व होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कार्बोनेट मतलब हो गया कि उसमें CO3 लगा होना चाहिए, CO3 जुड़ा होना चाहिए। और बाइकार्बोनेट का मतलब हो गया कि उसमें HCO3 जुड़ा होना चाहिए। तो देखते हैं अगला कि जो हमारे पास है, अगला पॉइंट क्या है कि जब कोई धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल है, क्या होता है ना कि जब कोई धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। सिंपल सा मैथड ये है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, Na जो है Na2Cl है, Na2CO3 है। आप जानते हैं कि धातु जब रहता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। आप लोग देखिए, जब हम HCl, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, HCl जब हम किसी सोडियम से अभिक्रिया करवा रहे थे तो क्या बन रहा था, प्रोडक्ट क्या बन रहा था, Na जो है Cl के साथ जुड़ जा रहा था तो बनता था NaCl, बनता था ना, NaCl बनता था। और क्या बनता था, H2 मुक्त होता था, हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन आ जाता है,
CO3 भी आ जाता है। क्या होगा कि CO3 का एक ऑक्सीजन जल के साथ चला जाएगा और एक ऑक्सीजन बचेगा तो कार्बन के साथ चला जाएगा। समझ में आया? चलिए, और देखिए, और सेम अभिक्रिया तब होती है बाइकार्बोनेट के साथ। बाइकार्बोनेट के साथ भी सेम अभिक्रिया होती है ना। वहां पर भी हाइड्रोजन और जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। चलिए हम लोग एक बार रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो क्या होता है कि अम्ल क्या होता है? आर्हेनियस के अनुसार हम लोग को पता है कि अम्ल जो होता है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वैसा पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे, H+, ठीक है। भस्म क्या होता है? भस्म वैसा पदार्थ होता है जो कि जल में घुलकर OH, हाइड्रोक्साइड आयन दे, ठीक है। और लवण क्या होता है? लवण जो होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, ठीक है। तो लवण होता है कि जब कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग इसको पहचानते कैसे हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा भस्म है, कौन सा क्षार है? तो इसके लिए हम लोग सूचक का उपयोग करते हैं, जैसे लिटमस पेपर, मैथिल ऑरेंज, हल्दी। अगर आप लोग ध्यान हो तो जब आप हल्दी से सना हुआ कोई कपड़ा को साबुन के से या सरफ से धोते हैं तो वो उसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि साबुन में जो है क्षारकीय पदार्थ मौजूद होते हैं, ठीक है। साबुन जो होता है, साबुन को जब आप हल्दी को साबुन के एक काम कीजिएगा, साबुन लीजिएगा, किसी पानी में घोल दीजिएगा, उसमें हल्दी डाल दीजिए, उसका रंग देखिए लाल हो जाएगा। तो यहाँ पे हल्दी सूचित कर रहा है कि जो उसमें जो डाला गया है ना, वो पानी में जो भी चीज डाला गया है, साबुन ही डाला गया, तो साबुन जो है क्षारकीय प्रकृति का होता है। तो ये भी एक सूचक है। सूचक क्या होता है कि वो किसी अम्ल जलीय विलयन में ये बताता है कि वो जलीय विलयन अम्ल का है या क्षार का, ये सूचक होता है। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं लिटमस पेपर, मैथिल ऑरेंज, हल्दी, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। क्षार क्या होता है बच्चों? क्षार क्या होता है कि जब किसी भस्म को हम लोग जल में घोल देते हैं तो जल में घोले हुए भस्म को क्षार कहते हैं, ठीक है। साधारण लवण पता है, लवण को जब हम लोग NaCl, कोई भी लवण NaCl जो होता है उसका जब हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं, NaCl का जलीय विलयन का जब हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं तो हम लोग को NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है उसको क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पर, किसके? अम्ल, क्षार और लवण के। तो अम्ल जब किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है लवण के साथ। क्षार भी सेम होता है, वो भी लवण के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। दूसरी बात क्या होती है कि जब कोई धात्विक ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड कैसा? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जब कोई धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, ठीक है। और सेम प्रोसेस अधात्विक ऑक्साइड के साथ होता है। अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, तो वो जब किसी अम्लीय होती है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, तो जब वो किसी क्षार से अभिक्रिया करेगी तो लवण और जल बनाएगी। और सेम जब कोई अम्ल होता है या क्षार होता है, धातु के ऑक्साइड जब कोई अम्ल होता है धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बोनेट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का रिव्यू हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, उस प्रश्न का हल जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते वीडियो को लाइक, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए यहीं तक, धन्यवाद।